हाय गाइस, वेलकम टू पेप कोडिंग। आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं 12th क्लास के बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन पेपर को विच इज़ ऑफ फिजिक्स। ठीक है, तो देखो गाइस, जहाँ तक मैंने देखा मुझे उतना डिफिकल्ट नहीं लगा। थोड़ा बहुत एक आधा क्वेश्चन तो रहता ही है डिफिकल्ट, बोर्ड एग्जाम है। बट मुझे ऐसा लगा कि क्वेश्चन पेपर वॉज सेट ऑन एन एवरेज टफनेस लेवल। ठीक है, तो नॉट एज दैट मच टफ, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन मैंने देखे, बहुत डायरेक्ट क्वेश्चंस भी थे। आओ चलो सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, एक एक करके सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एंड पेशेंस के साथ अगर हम देखेंगे ना, पेशेंस के साथ सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे तो सारे क्वेश्चन ईजी थे। हाँ, एकदम से देख के हड़बड़ाओगे तो ऑब्वियसली सारे क्वेश्चन तुमको डिफिकल्ट लगेंगे, बहुत से क्वेश्चन हमको डिफिकल्ट लगेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। A negatively charged object X is repelled by another charged object Y. However, an object Z is attracted to another object Y. Which of the following is the most possibility for the object Z? तो देखो, X को कह रहे हैं नेगेटिवली चार्ज्ड और y बोल रहा है रिपेल्ड हो रहा, तो ऑब्वियसली y भी नेगेटिवली चार्ज होगा। और z जो है वो y से अट्रैक्ट हो रहा है, तो ऑब्वियसली पहली पॉसिबिलिटी ये है कि x z भी पॉजिटिवली चार्ज है, क्योंकि y नेगेटिव है तो z पॉजिटिवली चार्ज होगा डेफिनेटली। दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि हम ये तो नहीं बोलेंगे कि वो नेगेटिव है, हाँ, लेकिन एक कंडीशन ये भी हो सकती है कि ये न्यूट्रल हो, है ना। तो दोनों सिचुएशन में z जो है y से अट्रैक्ट होगा, तो यहाँ पे जो आंसर है इसका पॉजिटिवली चार्ज, नेगेटिवली चार्ज नो, न्यूट्रल और पॉजिटिवली चार्ज यस, और न्यूट्रल और नेगेटिवली चार्ज तो हो गई। तो गाइज ये था इसका आंसर, पहले वाले का ऑप्शन सी है। होपफुली आप लोगों ने भी यही किया होगा इसी लॉजिक के साथ में। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इन एन एक्सपेरिमेंट, सब बड़ा कर लेते हैं। In an experiment, three microscopic latex spheres are sprayed into a chamber and became charged with the charges this, and this. 3 electron, 5 electron, minus 3 electron, respectively. All the three spheres came in contact simultaneously for a moment and got separated. Which one of the following are possible values for the final charges on the spheres? तो देखो गाइस, कह रहा है कि 3 स्फीयर थे, ठीक है, इनको किसी पे लैटेक्स स्फीयर सारे स्प्रे इनटू कोई सी एक चैम्बर पे स्प्रे मतलब ऐसा डाल दिया गया था, तो उनके पास में चार्जेस आ गए थे 3 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन एंड माइनस 3 इलेक्ट्रॉन। अब उनका जो है फाइनल चार्ज पूछा गया है, तो ये फाइनल चार्ज क्या होंगे। तो इनिशियल चार्जेस अगर हम ये लेते हैं, इसको कैलकुलेट करने की ज़रूरत ही नहीं है, हम सिंपल एक लाइन लिखेंगे बाय, सोचो कौन सा, लॉ ऑफ कॉन्जर्वेशन ऑफ चार्जेस। क्या होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन चार्जेस, जितना चार्ज इनिशियली रहेगा उतना ही चार्ज फाइनली भी रहेगा। तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो इसमें से ऐसी कौन सी वैल्यू है जो इनिशियल चार्ज के बराबर की वैल्यू दे रही, तो हम पहले ये देखते हैं कि इनिशियली कितना चार्ज था। 3 इलेक्ट्रॉन माइनस 3 इलेक्ट्रॉन तो कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा 5 इलेक्ट्रॉन। तो इनिशियली जो था हमारे पास था सिर्फ 5 इलेक्ट्रॉन। अब देखते हैं फाइनल इसमें से कौन सी वैल्यू दे रही है जिसमें 5 इलेक्ट्रॉन आ रहा है। देखो, 5 + 5 10 -4 6, 6 + 6 12 -7, यहाँ पे आ रही है हमारे पास में 5 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे 5 + 3 5.5 + 3.5, तो 5 + 5 होता है 3 + 1 हो जाएगा ना, 5 + 3 होता है 8 + 5 + 1 हो जाएगा 9, 9 - 4 is 6, तो ये तो 9 - 4 is 5, सॉरी 9 - 4 = 5 होता है ना। तो एक ये अभी वैल्यू हमको 5 इलेक्ट्रॉन दे रही है। यहाँ पे एक बार देख लेते हैं कि 7 + 5 12, 12 - 4 8 = 4, तो ये भी नहीं है। तो हमारे पास अब कन्फ्यूजन आ रहा है कि हम बी को टिक करें कि सी को टिक करें। तो देखो, चार्जेस कैन नॉट बी इन डेसिमल्स, है ना, डेसिमल्स में तो नहीं हो सकते, तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है इज ऑप्शन बी। ठीक है, क्योंकि वो हमको फाइनल वैल्यू भी 5 इलेक्ट्रॉन ही दे रहा है और कंजर्वेशन ऑफ मास वहाँ पे अचीव हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। An object has charge 1 coulomb and gains 5 × 10⁻18 electrons. The net charge on the object becomes. तो देखो भाई, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं बाई क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। मैंने आपको पढ़ाया था, देखना आप लोग जाके वीडियोस में, मैंने आपको पढ़ा रखा है कि Q = क्या होता है N × E, और इसका क्वांटाइजेशन का काफ़ी अच्छा एक वीडियो जो है आपके पास में अवेलेबल है ऑन नाडोज। ठीक है, आप नाडोज में जाके क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का, मुझे जहाँ तक याद है कि एक इसका टॉपिक अलग से मैंने वीडियो में अपलोड किया है, तो आप उसमें जाके देख सकते हो और समझ सकते हो। ठीक है, चलो अभी हम देखते हैं कि ये कैसे सॉल्व होगा। तो ये बेसिकली मैं बता दूं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से सॉल्व होगा। तो एन यहाँ पे कितना है 5 × 10⁻18, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है 1.6 × 10⁻−19, और ये भी होता है नेगेटिव, तो मैं नेगेटिव का साइन यहाँ लगा देती हूँ। ठीक है, ये हो जाएगा
16 इंटू 5 क्या हो जाता है 80, तो 8 हो जाएगा 8.0 माइनस 8 इंटू 10⁻⁻1, तो इसको हम लिख सकते हैं 0.8 माइनस 0.8 कूलम। देखो इसमें से कौन सा आंसर है जो सही वैल्यू दे रहा है, दैट इज 0.8 कूलम। ठीक है, ये आ गया हमारा क्वेश्चन 3 का ऑप्शन ए। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन लगा मुझे ये, क्योंकि बहुत ईजी था अगर समझ जाओ तो, क्योंकि एक बार में इसमें समझ आ रहा है। किरचॉफ फर्स्ट रूल इज दिस, समीशन आई इज इक्वल्स टू 0, सेकंड रूल इज समीशन आई आर इज इक्वल्स टू समीशन ई आर रेस्पेक्टिवली बेस्ड ऑन। किस पे बेस्ड है, देखो ये जो है चार्ज पे बेस्ड है, ये वाला जो इक्वेशन है वो एनर्जी पे बेस्ड है। हम देखते हैं यहाँ पे ऐसी कौन सी वैल्यू है जो हमको चार्ज और एनर्जी के टर्म्स में वैल्यू दे रही है। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, मोमेंटम तो है नहीं, पक्की बात है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ये तो है। अभी देखना यहाँ पे एक डाउट आता है हमको, किस पे, एक ये वाले पोर्शन में और एक कंजर्वेशन ऑफ चार्ज एंड मोमेंटम तो है नहीं, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज एंड एनर्जी। देखो तुमको लग रहा होगा कि ऑप्शन बी और सी तो सेम है, फिर ऑप्शन में क्यों दिया, बट ऐसा नहीं है। ऑप्शन बी में जो है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज दिया है, ऑप्शन डी में कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एक कॉमा का डिफरेंस है, एक आगे एक पीछे है। लेकिन अगर हम देखें इसके ऑर्डर में, अगर देखें तो समीशन आई इज इक्वल्स टू 0 ये किस पे बेस्ड है, ये चार्ज पे बेस्ड है, और समीशन आई आर इज इक्वल समीशन ये एनर्जी पे बेस्ड है। तो पहले चार्ज आना चाहिए बाद में एनर्जी, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी। ठीक है, फिर आता है इलेक्ट्रिक पावर कंज्यूम्ड बाय 220 वोल्ट 100 वॉट बल्ब ऑपरेटेड एट 110 वोल्टेज। देखो गाइस, यहाँ पर से हम पोटेंशियल की वैल्यू है, यहाँ पर से पावर की वैल्यू है। आप हमको बोल रहे हैं 110 वोल्ट पे इलेक्ट्रिक पावर की वैल्यू क्या होगी, तो P इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाई आर होता है। ठीक है, यहाँ से हम R को निकाल लेंगे वी स्क्वायर अपॉन पी करके, तो V की वैल्यू है हमारी 220 का स्क्वायर अपॉन P है 100। ठीक है, हमारे पास आर की वैल्यू आ गई। अब हम क्या करेंगे, पी डैश निकाल लेंगे, नया पी, या फिर पी लिख सकते हैं, पी डैश भी लिख सकते हैं। दैट विल बी इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर। तो वी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, अब की बार है 10 का स्क्वायर अपॉन 110 का स्क्वायर अपॉन आर की वैल्यू है 220 का स्क्वायर इंटू 100। ठीक है, इसे ऐसे लिख लेते हैं 110 इंटू 110 इंटू 100 अपॉन 220 इंटू 220। ठीक है, तो ये जीरो से ये जीरो कटा, ये जीरो से ये जीरो कटा, वन जा टू जा, वन जा टू जा, बचेगा 4 नीचे में, मतलब ऐसा बच रहा है कुल 100 अपॉन 4 दैट इज इक्वल टू 25 वॉट, और 25 वॉट आ रहा है हमारा ऑप्शन ए में, तो हमारा ऑप्शन ए सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। ये आंसर तो हमको कुछ बिना लिखे बिना सोचे डायरेक्ट पता था कि नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट अल्फा की वैल्यू नेगेटिव कब होती है, जब वो सेमीकंडक्टर में होता है ना, तो सेमीकंडक्टर इज द करेक्ट आंसर। एक बार में हम इसे बता देंगे। हमने देखा था कि अल्फा की एक इक्वेशन आई थी हमारे, है ना, आर फाइनल माइनस आर इनिशियल, जिसको मैंने आर नॉट से डिनोट किया था। वीडियो में देखोगे तो आपको समझ आएगा, अपॉन आर नॉट इंटू डेल टी किया था मैंने, है ना। डेल टी वॉज T2 माइनस T1, T2 माइनस T1 यही था ना। तो T2 की वैल्यू जो थी फाइनल टेम्परेचर था, T1 इनिशियल टेम्परेचर था, है ना। तो इस ऐसे करते करते हमारे पास सेमीकंडक्टर की जब वैल्यू थी, सेमीकंडक्टर की वैल्यू में जो आंसर आ रहा था वो नेगेटिव आ रहा था। बहुत सारे केसेस में भी हमने देखा था। अगर अभी भी आपको कंफ्यूजन हो रहा है इस क्वेश्चन में, प्लीज़ आप जाके वीडियो देखें। आई वुड सजेस्ट, आपके कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। नाडोज में हर चीज़ अवेलेबल है। ठीक है, तो ये था इसका सही ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। 2 wires carrying current I1 and I2 lie one slightly above the other in the horizontal plane as shown in the figure. The region of vertically upward strongest magnetic field is। तो देखो गाइस, इसमें जो है पहला हमको बोल रहा है कि टू करंट कैरिंग वायर्स है I1 I2 वन स्लाइटली अबव द अदर इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन। द रीजन ऑफ वर्टिकली अपवर्ड स्ट्रॉन्गेस्ट मैग्नेटिक फील्ड, मतलब वर्टिकली अपवर्ड स्ट्रॉन्गेस्ट मैग्नेटिक फील्ड की हमको रीजन निकालनी। तो देखो राइट हैंड थंब रूल से हम निकालना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, फर्स्ट रीजन में देखो क्या है, राइट हैंड थंब रूल से देखना गाइज। मान के चलो ये I1 है, ठीक है, ये I1 तुम्हारे सामने ऐसे 2D में रखा हुआ है। ठीक है, I1 है, तुमको यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड देखनी है, स्ट्रॉन्गेस्ट मैग्नेटिक फील्ड किधर है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है देखो, यहाँ पर से हमारा डायरेक्शन इस तरफ है, और वो किधर हो रही है, बाहर की तरफ। मैं अपने एंगल से देखूँ तो बाहर की तरफ, तुम खुद भी करोगे तुम्हें भी बाहर की तरफ दिखेगी। ठीक है, और यहाँ से देखोगे I2 के लिए, तो ये जो थंब रूल से हम देखेंगे तो वो किधर हो रही है, अंदर की तरफ, अंदर की तरफ जा रही है ना। तुम अपने साइड से करके देखोगे तुमको समझ आएगा, शायद मेरे एंगल से तुम्हें वो उल्टा लग रहा होगा, है ना। तो मैं चलो यहाँ पे लिखते जाती हूँ। ये I1 जो है यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ से बाहर की तरफ आ रहा है। यहाँ से I1 जो है, ये वाला जो है ये बाहर की तरफ आ रहा है। ठीक, मैं लिख देती हूँ चलो ऐसे।
और यहाँ पर से क्या है, अंदर की तरफ जा रहा है। ठीक है, फिर मैं देखूंगी कि इस वाले क्वाड्रेंट में क्या हो रहा है। I2 की वैल्यू से देखना, देखो गाइस, I2 की वैल्यू में I2 की वैल्यू मतलब I2 के लिए, करंट I2 के लिए अगर हम सम रूल लगाएंगे तो यहाँ से ये बाहर की तरफ आ रहा है, मतलब ये वाला जो है कहाँ जा रहा है, बाहर, और ये वाला जो है ये भी बाहर जा रहा है। ठीक है, बाहर की ओर डायरेक्शन है। फिर इस वाले में देखते हैं, इस वाले में जो है वो अंदर की तरफ है, ए लिख देती हूँ। ठीक है, ए फॉर अंदर, बी फॉर बाहर। और इस वाली इक्वेशन में जो है वो बाहर की तरफ आ रहा है, ये वाले इक्वेशन में नहीं, मतलब इस वाले पॉइंट के लिए इधर पे ये बाहर की तरफ आ रहा है। और यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे जो है इस तरफ से तो अंदर पे जा रहा है, और इधर वाले देखेंगे इनसाइड आउटसाइड, तो यहाँ पे भी अंदर की तरफ जा रहा है। तो स्ट्रॉन्गेस्ट अपवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड जो होगी ना, वो किस तरफ होगी, दिमाग लगाओ। स्ट्रॉन्गेस्ट अपवर्ड मैग्नेटिक फील्ड होगी इस वाले साइड में। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है फॉर सेकेंड क्वाड्रेंट। ठीक है, सेकेंड क्वाड्रेंट इज द राइट आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं। टू पैरेलल कंडक्टर कैरिंग करंट 4 एम्पियर एंड 10 एम्पियर आर प्लेस्ड 2.5 सेंटीमीटर अपार्ट इन वैक्यूम। ठीक है, two parallel conductor carrying current of 4 ampere and 10 ampere are placed at 2.5 meter apart, therefore force per unit length between them। तो इसका देखो गाइज एग्जैक्ट फॉर्मूला है, फोर्स पर यूनिट लेंथ इज इक्वल्स टू k इंटू 2I1 I2 अपॉन R। ठीक है, तो इसमें वैल्यूज रख लेते हैं हम। k की वैल्यू 10⁻⁻7 इंटू 2 इंटू I1 की वैल्यू है हमारे पास में 4, I2 की वैल्यू है 10, अपॉन R है 2.5 सेंटीमीटर, तो इसे मैं ऐसे लिख दूंगी 2.5 इंटू 10⁻²। ठीक है, और इसमें से डेसिमल हटा के इधर 0 कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1 ज़ा, ये हो जाएगा 4 ज़ा। फिर इसे और सॉल्व करेंगे, यहाँ कर लेते हैं सॉल्व इसको, तो ये हो जाएगा 4 4 16, 16 2 ज़ा 32 इंटू 10⁻⁻7, और ये नीचे वाला -2 पर जाएगा तो +2 हो जाएगा। ये हो जाएगा 32 इंटू 10⁻⁻5। और देखो यहाँ पे जो है, इसे मैं अगर डेसिमल को इधर पे कर दूँ, 3.2 इंटू 10⁻, क्या हो जाएगा, -5 +1 हो जाएगा 3.2 इंटू 10⁻⁻4, जो कि हमारा आंसर है डी। ठीक है, तो 8th का आंसर जो है हमारा ऑप्शन डी है। और आगे बढ़े। इफ एन एमीटर इज टू बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ वोल्ट मीटर, देन वी मस्ट कनेक्ट विद द एमीटर अ लो रेजिस्टेंस इन पैरेलल। जब एमीटर को लो एमीटर के साथ में पूछ रहा है, इफ एन एमीटर को अगर हम वोल्ट मीटर की जगह यूज करें, देन वी मस्ट कनेक्ट विद द एमीटर। एमीटर को किससे कनेक्ट करेंगे हम, लो रेजिस्टेंस इन पैरेलल। ठीक है, चलो आगे बढ़े। तो भाई, the magnetic field at the center of the current carrying circular loop of radius r is V1। ठीक है, the magnetic field at a point on an axis at a distance r from the center of the loop is V2। then find the ratio of V1:V2। मतलब एक कोई करंट कैरिंग सर्कुलर लूप है ऑफ रेडियस r, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो क्या है, r इज B1। इसका मैग्नेटिक फील्ड क्या है, B1। and a magnetic field at a point on its axis at a distance r from the center of the loop is B2। कोई मान लेते हैं कि यहाँ पे, और ये दोनों के बीच के डिस्टेंस भी कितना है, r ही है। ठीक है, थोड़ा सा उल्टा पुल्टा बन जा रहा है। द रेशियो बिटवीन B1 एंड B2 इज, हमको निकालना क्या है, B2 हमें निकालना है B1:B2। B1 B2 का फॉर्मूला क्या था, याद करिए। करंट कैरिंग एक जो स्फीयर के लिए होता है वो फॉर्मूला होता है, देखो B1 के लिए ये फॉर्मूला हो जाएगा, और B1 क्या हो जाएगा, k इंटू 2πI/r। ये r मैंने लिया है जो होता है रेडियस, जिसको हम a से डिनोट करते हैं ना फॉर्मूले में, और यहाँ पे r विल बी इक्वल टू k इंटू 2π। यहाँ पर भी a² होता है गाइज, मैं यहाँ पर भी जो है r² अपॉन r प्लस a²। r जो होता है डिस्टेंस, a जो होता है डिस्टेंस, r जो होता है दोनों के बीच का डिस्टेंस, तो वो भी हमारा हो जाएगा
2r² पावर में 3/2 फॉर एन एक्सिस का इक्वेशन होता है ना, r² प्लस a² का पावर 3/2। तो मैंने 2r² पावर 3/2, क्योंकि ये वाले और ये वाले की वैल्यू सेम ही है, आर आर। ठीक है, अब तुम इसको जब b1:b2 करोगे तो ये आएगा, ऐसा कुछ हो जाएगा, k इंटू 2πi/r इंटू, मैं ये वाले को ऊपर लिख देती हूँ, ठीक है, 2r² पावर में 3/2 अपॉन k इंटू 2πr²। ठीक है, और जब तुम इसे सॉल्व करोगे ना, काटोगे इसे, तो इसका आंसर आएगा 2√2। ठीक है, मतलब b1:b2 की जो वैल्यू है दैट इज 2√2। ठीक है, मैंने फॉर्मूला बताया है, तुम खुद करोगे इस चीज़ को, क्योंकि हर चीज़ नहीं मिलती है ना परोस के। अब हम 12th में आ गए, 12th होने वाला है अब तो क्लियर। द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ सोलेनॉइड इज 600 टर्न्स ऑफ 600 टर्न इज 108 मीटर 8 mH। ठीक है, मिली हेनरी। The self-inductance of a coil having 500 turns with the same length, the same radius and the same medium will be। self inductance हमें निकालना है। ठीक है, तो देखो गाइस, इस सेल्फ इंडक्टेंस का जो फॉर्मूला होता है ना, वो ये होता है, L इज इक्वल्स टू म्यू नॉट n² a l। ठीक है, और अगर हम नंबर ऑफ टर्म्स के वे में लिखूं तो म्यू इंटू कैपिटल N² अपॉन L² होता है, लेकिन यहाँ पे L इंटू ए हो जाएगा, क्योंकि L से L कट जाएगा एक। ठीक है, तो ये आया एक इक्वेशन, इसमें हम वैल्यूज रखते हैं एक बार। तो म्यू नॉट इंटू एन हमारे पास पहले 600 का स्क्वायर, और सेम एरिया सेम लेंथ बोला है, इसलिए मैं एरिया और लेंथ की वैल्यू नहीं बदलूंगी। ये एक वैल्यू है, और दूसरी वैल्यू हो जाएगी म्यू नॉट इंटू 500 का स्क्वायर इंटू a/l। ठीक है, ये लिख लेते हैं इसको, L1 को ले लेते हैं L2, और यहाँ से जब मैं L1 की वैल्यू देख रही हूँ ना, तो मेरे पास L1 की वैल्यू भी तो है, मैंने L1 की वैल्यू क्यों नहीं लिखी। यहाँ से L1 की वैल्यू आ जाएगी, कितनी लिखी होगी, गिवन है 108। तो जब मैं इक्वेशन ये मान लेते हैं 1 को मान लेते हैं 2, 1 डिवाइड बाई 2 करूँगी ना, तो बस वैल्यू आ जाएगी 108 अपॉन L2 इज इक्वल्स टू म्यू नॉट टू 600 का स्क्वायर इंटू a/l होल अपॉन म्यू नॉट इंटू 500 का स्क्वायर इंटू a/l। l से l कटेगा, a से a कटेगा, म्यू नॉट से म्यू नॉट कटेगा, बचेगा क्या, बचेगा हमारे पास, चलो यहाँ कर लेते हैं, 600 और अपॉन में 500 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 108 अपॉन l' का स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 108 इंटू 500 का स्क्वायर इंटू l' टू नहीं होगा, हो जाएगा इक्वल्स टू l' इंटू 600 का स्क्वायर। चलो वीडियो पॉज करो और वैल्यू लेके आओ, कितना हो रहा है। l' विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 108 इंटू 500 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास में। या फिर हम इतना डिफिकल्टी क्यों कर रहे हैं, हम सीधा सिंपली सॉल्व कर लेते हैं। चलो हम ये कर लेते हैं, 600 अपॉन 500 का होल स्क्वायर कर लेते हैं। ठीक है, इज इक्वल्स टू 108 अपॉन l' है, तो ये स्क्वायर ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 36 अपॉन 25 इक्वल्स टू 108 अपॉन l'। तो ये यहाँ से हो जाएगा, l' विल बी इक्वल टू, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 108 इंटू 25 अपॉन 36। ये यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 12 3 ज़ा 36, 12 9 ज़ा 108, 3 1 ज़ा 3 3 ज़ा, तो l' विल बी इक्वल टू 75 mH। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन 11th का सॉल्यूशन, ऑप्शन डी है 11th का। 12th का देखते हैं, चलो। द RMS करंट इन द सर्किट connected to 50 Hz AC source is 15 ampere। The value of current in the circuit is 1 upon 600 S after the instant the current is 0। After the instant the current is 0 is, मतलब हमको यहाँ पे करंट की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, चलो देखते हैं, चलो देखते हैं ये वाला क्वेश्चन। तो
क्या क्या गिवन है पहले हम वो निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ये जो 50 हर्ट्ज है ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी गिवन है, ठीक है। 15 एम्पेयर इज IRMS, RMS करंट। द वैल्यू ऑफ करंट इन द सर्किट 1/600 सेकेंड, यानी कि हमारे पास टाइम भी गिवन, ठीक है। तो ये जो हमको करंट निकालना है, टोटल इंस्टेंट करंट, इंस्टेंटेनियस करंट I इज इक्वल्स टू I0 साइन ओमेगा टी से निकलेगा, ठीक है। लेकिन हमारे पास I0 नहीं, तो I0 इज इक्वल्स टू √2 इंटू IRMS, ठीक है। वैल्यू रखते हैं √2 इंटू IRMS की वैल्यू कितनी है 15 हो जाएगा 15 √2, ठीक है। अब निकालेंगे I इज इक्वल्स टू 15 √2 इंटू साइन ओमेगा टी। तो ओमेगा टी की वैल्यू हम क्या रखेंगे, ओमेगा की जगह पे मैं रखूंगी 2πf, है ना। ओमेगा को हम लिख सकते हैं 2πf इंटू टी। तो ये हो जाएगा 15 √2 इंटू साइन 2πf क्या हो जाएगा 2 इंटू पाई इंटू एफ की वैल्यू कितनी है 50 इंटू 1/100, ठीक है। तो इससे पहले यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे इसे कट करेंगे तो क्या क्या बनेगा, 0 से 0 जाएगा, 5 1 जा, 5 12 जा, और कुछ कटेगा क्या, 2 1 जा, 2 6 जा, तो बचता है हमारे पास 15 √2 साइन π/6, ठीक है। दैट इज 15 √2 साइन 180/6, ठीक है। ये हो जाता है 15 √2 साइन 5/6 कितना हो जाएगा 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री होता है 15 √2 इंटू 1/2, ठीक है। और यहाँ से ये हो जाएगा 15 √2 बाई अपॉन, नहीं हम ऐसे लिख देते हैं 15 √2/2 को रैशनलाइज करेंगे तो नीचे में √2 बचेगा, ठीक है। और देखें यहाँ पे है क्या आंसर 15/√2, यस, ऑप्शन ए जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन। इन अ सर्किट द फेज डिफरेंस बिटवीन द ऑल्टरनेटिंग करंट एंड द सोर्स वोल्टेज इज π/2। मतलब पाई जो है डिफरेंस जो आ रहा है फेज डिफरेंस दैट इज π/2, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द एलिमेंट ऑफ द सर्किट। इनमें से ऐसे कौन से एलिमेंट है जो इस सर्किट के एलिमेंट नहीं बन सकते, इस सर्किट के मतलब ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो इस सर्किट के एलिमेंट नहीं बन सकता। तो हमें ये थियोरेटिकली बिल्कुल अच्छे से पता है। कौन सा आंसर है बताओ, जब ओनली कैपेसिटर होता है तब पाई की वैल्यू जो है वो π/2 नहीं हो सकती। तो जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, दैट वुड बी ओनली कैपेसिटर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। The electric potential V is at point XYZ is given by V is equals to 3x square, where x is in meter and V is in volt. The electric field at the point 102 meter is, हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, ठीक है। तो निकालते हैं। तो हमने याद करो गाइस, अगर आप लोग पढ़े होंगे जो एक पोटेंशियल से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड, एक वीडियो था जिसमें हम पोटेंशियल से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकाल रहे थे और इलेक्ट्रिक फील्ड से पोटेंशियल की वैल्यू निकाल रहे थे, है ना। तो हमारे पास क्या आ रहा था, E विल बी इक्वल टू, बल्कि EX विल बी इक्वल टू -dV/dx, और EZ क्योंकि x और z में है तो EZ विल बी इक्वल टू -dV/dx। तो एक बार x के रिस्पेक्ट में करेंगे, एक बार z के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो -dV/dz, तो ये हो जाएगा कितना -3 2 6, है ना। ये हो जाएगा 6 इंटू, यहाँ पे आ जाएगा x, और x की वैल्यू को जो है हम 1 रखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा -6 टू 1, दैट विल बी -6 वोल्ट पर मीटर। देख लेते हैं हम कि -6 वोल्ट पर मीटर किस में आ रहा है। तो 6 वोल्ट पर मीटर, 6 वोल्ट पर मीटर अलॉन्ग एक्स एक्सिस, अलॉन्ग -x, तो हमारा करेक्ट आंसर होगा अलॉन्ग -x। अब बाकी तो सेट करने की जरूरत ही नहीं, हमारे पास पहले ही आंसर है, ठीक है। चलो आगे बढ़े। Which of the diagram correctly represent the electric field between two charge plate if a neutral conductor is placed in between the plates। अगर एक न्यूट्रल कंडक्टर जैसे कि आप देख पा रहे हो कि अगर उसमें रखा जाए तो कौन सी इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन रिप्रेजेंट कर रही है। तो हमें सबसे पहले देखना होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो 90 डिग्री रिप्रेजेंट कर बना रही हो, है ना, दो प्लेट्स के बीच में।
तो ये तो बिल्कुल भी नहीं बना रही है, ये भी नहीं बना रही है, ये बना रही है थोड़ी बहुत, और ये भी बना रही है। देखो यहाँ पर भी 90 डिग्री है, लेकिन यहाँ पर ये जगह पे खाली क्यों है पता नहीं। तो हमारा करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन डी। ठीक है, फिर आता है, a variable capacitor is connected to a 200 volt battery if its capacitance is changed from 2 mu farad to x mu farad। कैपेसिटर चेंज हो रहा है, ठीक है। द डिक्रीज इन एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर इज 2 इंटू 10⁻⁻² जूल। द वैल्यू ऑफ एक्स इज। तो देखो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था किसका, देखो ये वाला फॉर्मूला, हाफ सी वी स्क्वायर, क्या था, पोटेंशियल डिफरेंस निकाल, पोटेंशियल एनर्जी निकाल रहे थे इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटेंस एंड पोटेंशियल, है ना। तो एक बार हम लोग u1 निकालेंगे, फिर एक बार u2 निकालेंगे, फिर एक बार उसके बाद क्या करेंगे, u1 माइनस u2 कर देंगे। चलो करते हैं यहाँ पे, जैसे करते रहे, जैसे लिखते हैं, ठीक है। सबसे पहले u1 निकालते हैं, u1 विल बी इक्वल टू हाफ इंटू c1 क्या हो जाएगा 2 म्यू फैरेड इंटू 2 इंटू 10⁻⁻6 इंटू हाफ सी वी स्क्वेयर, तो दैट इज 200 का स्क्वायर, ठीक है। और Q2 क्या हो जाएगा, हाफ इंटू एक्स इंटू 10⁻⁻6 इंटू यहाँ पे भी 200 का स्क्वायर। और फिर हम यहाँ पर से u1 माइनस u2 करेंगे, ये हो जाएगा हाफ भी कॉमन आ जाएगा, इंटू 10⁻6 भी कॉमन, इंटू 200 का स्क्वायर भी कॉमन, बचेगा तो सिर्फ क्या 2 माइनस एक्स, मेरे ख्याल से तो यही बचना चाहिए। 2 1 2 3 4 टर्म्स में से 3 टर्म्स निकाले, हाँ 2 माइनस एक्स दैट विल बी इक्वल टू, और डिफरेंस इन पोटेंशियल एनर्जी भी गिवन है, डिक्रीजेज द इफ द कैपेसिटेंस इज चेंज फ्रॉम यहाँ से यहाँ, तो द डिक्रीज इन एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर इज दिस। तो हमारे पास चेंज भी गिवन है, तो ये कितना है 2 इंटू 10⁻⁻2, ये भी कर लेते हैं, इज इक्वल्स टू 1 अपॉन, ये हो जाएगा 10⁻6 इंटू 200 अपॉन 2 इंटू 2 माइनस एक्स, ठीक है। इसे सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा ये, 4 इंटू 10⁻⁻2 विल बी इक्वल टू 2 इंटू 10⁻⁻6 है नहीं, ये जो है -6, मैंने यहाँ पे भी नहीं लगाया है, यहाँ पे भी नहीं लगाया है, ठीक है। 2 इंटू 10⁻⁻6, और यहाँ दोनों जीरो, दो भी जीरो, तो +6 -6 +4 हो जाएगा -2, हाँ -2 हो जाएगा, -2 इंटू 2 माइनस एक्स 10⁻⁻2 10⁻⁻2 4 अपॉन 2 2 हो जाएगा, इक्वल टू 2 माइनस एक्स, और x विल बी इक्वल टू, यहाँ पे जो है ना गाइज, मैंने एक यहाँ पे गलती कर दी, गलती नहीं बल्कि बस एक स्क्वायर लगाना भूली, इसकी वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई। तो ये हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2 2 ज़ा 4, और यहाँ पे जो है ना, ये कर लेते हैं ठीक हम, यहाँ पे इसे ये हो जाएगा 4 इंटू 10⁻, यहाँ पर से -6, और ये -6 इंटू प्लस ये हो जाएगा 2 है, तो 2 का बन के 4 हो जाएगा। तो यहाँ तो मैंने सही किया था, पता नहीं मैंने वहाँ कैसे गड़बड़ कर दी, ठीक है। -4, हाँ सॉरी -2 हो रही थी, 10⁻², तो यहाँ पर से, एक मिनट गाइज रुकना ना, थोड़ा सा कुछ ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे शुरुआत से कुछ मिस्टेक हुई है। हाफ सी वी स्क्वायर, सी इंटू वी स्क्वायर, हाफ इंटू ये स्क्वायर, ठीक है। तो फिर हम जब इसमें रखेंगे, एक बार रख लेते हैं ऐसे, ये हो जाएगा हाफ इंटू 2 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 200 का स्क्वायर, माइनस हाफ इंटू एक्स इंटू 10⁻⁻6 इंटू 200 का स्क्वायर, एंड दैट इज इक्वल्स टू 2 इंटू 10⁻⁻2, 2 इंटू 10⁻⁻2, यहाँ से जो है नहीं कट नहीं करते, यहाँ से हाफ को कॉमन ले लेते हैं, इंटू 10⁻⁻6 को कॉमन ले लेते हैं, और 200 के स्क्वायर को भी कॉमन ले लेते हैं, बचता है 2 माइनस एक्स, और हम सेम वही गलती कर रहे हैं जो हम पहले किए थे, हो जाता है। इसे सॉल्व करने से कितना आ रहा है वंजा, ये होगा, ये होगा 4 इंटू 10⁻⁻6 +4, ठीक है।
और ये हो जाएगा हाफ इंटू, ये हो जाएगा ये भी 4 इंटू 10⁻⁻6 +4। ठीक है, तो यहाँ पे बचेगा कितना, यहाँ पे हो जाएगा 4 इंटू 10⁻⁻2 माइनस, ये हो जाएगा 2x इंटू 10⁻⁻2। ठीक है, इसे मैं रब कर रही हूँ गाइज अभी के लिए। ठीक है, अभी ये जो आंसर आ रहा है ना, अभी अभी सही आएगा, क्योंकि कहीं पे मुझे ऐसा लग रहा था ना, वहाँ पे कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है। तो चलो देखते हैं यहाँ से। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻2 इज इक्वल्स टू कितना, यहाँ पर से हम 10⁻⁻2 को अगर कॉमन ले लें, और किसको कॉमन लेंगे, तो ऐसे भी बन जाएगा वैसे तो, 4 - 2x। तो ये 10⁻⁻2 कटा, और ये हो जाएगा 2x विल बी इक्वल टू 4 - 2, और x विल बी इक्वल टू 2/2, दैट इज 1 म्यू फैराड। ठीक है, तो जो आंसर है ना तुम्हारा, वो करेक्ट आंसर है ये, करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन 1A, दैट इज 1 म्यू फैराड। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। The potential difference of 200 volt is maintained across a conductor of resistance 100 ohm. The number of electrons passing through it in 1 second is। देखो गाइस, हमारे पास यहाँ पे गिवन क्या क्या है, हमारे पास गिवन है यहाँ पर से हमको पोटेंशियल की वैल्यू गिवन है, आर की वैल्यू गिवन है, और द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पासिंग थ्रू इट हमें निकालना है एन। तो यहाँ से V इज इक्वल्स टू आई आर अगर हम करेंगे, तो I इज इक्वल्स टू V/R हो जाएगा। और अच्छा, हम I की वैल्यू को हम क्यों ऐसा डिस्टर्ब करेंगे, देखो करने से तो अच्छा है कि हम डायरेक्ट इधर पे ये कर लें कि 200 वोल्ट रख देते हैं, आई की वैल्यू हो जाती है, हम Q/T लिख सकते हैं, इंटू आर की वैल्यू है 100, Q/T की जगह पे मैं NE/T भी लिख सकती हूँ, इंटू 100, और यहाँ पे हो जाएगा 200 इज इक्वल्स टू 200 इज इक्वल्स टू NE/T की वैल्यू 1 है इंटू 100, तो NE की वैल्यू हो जाती है हमारी 200/100 हो जाएगी 2। ठीक है, और अगर मैं E की वैल्यू भी रख दूं, तो E विल बी टू N विल बी इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है, तो यहाँ से ये 0 8 ज़ा 10 ज़ा 4 ज़ा 5 ज़ा, तो ये N की वैल्यू आ रही है मेरी 5 इंटू 10⁻⁻19, ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा +19, और यहाँ पे जो है 5/4 होगा, और 5/4 को हम लोग सॉल्व करेंगे। ये शायद आप लोग को दिख नहीं रहा होगा, देखो ऐसे किया मैंने। ठीक है, अभी बता देती हूँ। और तो 1 ज़ा 4 1 0 ज़ा 8 0 5, तो ये जो है इसका आंसर आ रहा है हमारे पास में 1.25 इंटू 10⁻19, जो कि आंसर ए है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। द इम्पीडेंस ऑफ अ सीरीज LCR सर्किट क्या है गाइज, ये तो मुझे बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है बताने की, मैंने आपको बता रखा है, ऑप्शन डी होता है अंडर। हाँ, इसका फॉर्मूला क्या होता है इम्पीडेंस निकालने का LCR सर्किट में, R² + XL - XC का होल स्क्वायर है ना, तो ये तो हमको पता ही है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन है। अब चलो देखें क्या है। 19 क्वेश्चन, व्हेन इन अल्टरनेटिंग वोल्टेज E इज इक्वल्स टू E0 sin omega t is applied to a circuit, a current I is equals to I0 sin omega t plus pi/2 flows through it, the average power dissipated in the circuit is। तो देखो गाइस, इसमें करंट जो है ना, करंट जो है वो लीड कर रहा है, करंट जो है लीड्स बाय pi/2, है ना। तो ऐसी सिचुएशन में जो हमारे पी एवरेज होती है वो क्या होता है, IRMS इंटू ERMS इंटू कॉस, जिससे लीड कर रहा है तो pi/2। ठीक है, तो cos pi/2 तो यहीं पे हमारा ला के हमको 0 पे खड़ा कर देता है, तो टोटल पी एवरेज हो जाता है हमारा 0। ठीक है, बहुत इजी सा क्वेश्चन था गाइज, अगर आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होता, और अगर आप पढ़े हैं, पढ़ के दिए हैं एग्जाम को वाकई कॉन्सेप्चुअली तरीके से, तो आपका इधर तक के क्वेश्चन में 20 क्वेश्चन लगभग होने को है सॉल्व।
और मुझे नहीं लगा अभी तक एक भी क्वेश्चन जो बहुत डिफिकल्ट था, ठीक है, पूरा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। द करंट कैरिंग वायर kept in a uniform magnetic field will experience a maximum force until it is, देखो गाइस ये वाला एक फॉर्मूला मैंने पढ़ाया था, F इज इक्वल्स टू बी आई एल साइन थीटा, ठीक है। और ये वाली जो वीडियो है ये बिल्कुल अब अपलोड होने को है, आप चाहो तो जाके देख सकते हो, बहुत अच्छा कंटेंट हम अपलोड कर रहे हैं नाडोज में, ठीक है, वहाँ पे आपको मिलेगा। तो फोर्स की वैल्यू मैक्सिमम कब होती है, व्हेन थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, एफ इज मैक्सिमम। तो यहाँ पे थीटा 90 डिग्री कब होगा, जब परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो आंसर इज करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। पैरेलल तो बिल्कुल नहीं, 45-60 का तो सवाल ही नहीं होता। चलो, द वैल्यू अक्रॉस अ रजिस्टर एंड इंडक्टर एंड अ कैपेसिटर कनेक्टेड इन सीरीज टू एन एसी सोर्स इज दिस रिस्पेक्टिवली। ये है वी, तीनों ही वी है, ठीक है, ये वी सी है, और एक किसका है अक्रॉस अ रजिस्टर इंडक्टर, ये वी आर है, ये वी एल है, ठीक है। द रजिस्टेंट रिजल्टेंट वोल्टेज इन द सर्किट इज, तो इसे निकालने का तरीका हम जानते हैं, फॉर्मूला है ये भी, वी एल माइनस वी सी का होल स्क्वायर प्लस वी आर का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा अंडर रूट वी एल का स्क्वायर, ये नहीं, वी एल का स्क्वायर, वी एल माइनस वी सी, तो फिर वी एल माइनस वी सी हो जाएगा -15 का स्क्वायर प्लस वी आर का स्क्वायर, 20 ज़ा 400, यहाँ पर इसको कर लेते हैं सॉल्व, तो -15 का स्क्वायर हो जाएगा 225 प्लस 400, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 625 एंड दैट इज द स्क्वायर ऑफ 25, ठीक है। तो इसका आंसर है 25 वोल्ट। सिंपल इजी क्वेश्चन। In a DC circuit, the direction of the current inside the battery and outside the battery respectively are, तो देखो गाइज बैटरी में आउटसाइड जो है पॉजिटिव टू नेगेटिव जाता है, और इनसाइड जो है का उल्टा जाता है ना, नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो यहाँ पे देखते हैं पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल एंड नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल। पहले पूछ रहा है इनसाइड का, तो इनसाइड का नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल एंड नेगेटिव, अच्छा, नेगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव टू नेगेटिव एंड नेगेटिव टू पॉजिटिव। पहले इनसाइड के लिए ये पॉजिटिव टू नेगेटिव बोल रहा है, नहीं होगा, पॉजिटिव वाला तो नहीं होगा इसमें, पॉजिटिव टू नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल एंड पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल, और इसमें क्या बोल रहा है, नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल एंड नेगेटिव टू, सेम तो नहीं होगा, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। लो, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। The magnitude of electric field due to a point charge 2q is at distance r is E. The magnitude of the electric field due to the uniformly charged thin spherical shell of radius r and total charge q at the distance r by 2 will be, इसमें हमारे पास में E इज इक्वल्स टू के क्यू बाई आर स्क्वायर, तो ये तो होता है हमारा फॉर्मूला, ठीक है। तो इस वाले स्टेटमेंट में मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज 2q, इसके हिसाब से E की वैल्यू क्या हो जाएगी, E की वैल्यू हो जाएगी, E विल बी इक्वल टू 2q इंटू के अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। नया हमको मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, जिसमें के इंटू यहाँ पे जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो हाफ हो जा रही है, ठीक है। तो जब हम यहाँ पे निकालेंगे तो ये हो जाएगा के क्यू अपॉन आर बाई 2 का स्क्वायर है ना, तो ये हो जाएगा के क्यू इंटू ये 2 2 ज़ा 4 ऊपर चला जाएगा अपॉन आर स्क्वायर, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा। ये जो है यहाँ पे इसको ऐसा लिख देते हैं, ई डैश की वैल्यू जो है के इंटू 2 इंटू 2q अपॉन आर स्क्वायर, कुछ ऐसा लिख सकती हूँ मैं, 2 इंटू
2k/r²। और जब तुम देखोगे इसे कि ये जो चीज़ है और ये जो चीज़ है सेम है, तो मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ E' will be equal to 2e, है ना। तो ये जो है हमारा ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, 2e। ठीक है, दिखा दिया मैंने कैसे आया आंसर। आगे बढ़ते हैं। द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज 0.2 g, whereas its total magnetic field is 0.4 g. The angle of dip at the place is, तो देखो इसे कैसे निकालते हैं हमारे पास में, इक्वल्स टू 0.2 g एंड टोटल मैग्नेटिक फील्ड इज 0.4 g। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास बी एच इज इक्वल्स टू बी कॉस। ठीक है, और यहाँ पर से वैल्यू जो है हमारे पास बी एच अपॉन बी हो जाएगी। दिस विल बी इक्वल टू बी एच की वैल्यू कितनी है 0.2 अपॉन बी की वैल्यू 0.4, डेसिमल डेसिमल कटा 2। तो कौन सी वैल्यू है कॉस की थीटा की जिसमें कि हाफ आता हो। कॉस की ऐसी कौन सी एंगल होता है जिसमें टोटल वैल्यू जो होती है वो हाफ आती है। कॉस 60 डिग्री यार, ऑब्वियसली। कॉस 60 डिग्री, तो यहाँ पे एंगल ऑफ डिप जो आ रहा है हमारा कितना आ रहा है 60 डिग्री। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। द करेंट इन द प्राइमरी कॉइल of a pair of coils changes from 7 ampere to 3 ampere in 0.04 second. The current in the primary coil of pair of coil changes from, कहाँ से कहाँ तक बदल रहा है 7 से 3 एम्पियर में चेंज हो रहा है। मतलब जो चेंज इन करंट है हमको उसको डी आई बोल सकते हैं, यस 4 एम्पियर। और टाइम भी जो है dt is 0.04 seconds. The mutual inductance between the two coil is 0.5 Henry। मतलब m की जो वैल्यू है 0.5h है। इंड्यूस्ड ईएमएफ ई निकालना है, तो ई डायरेक्ट फॉर्मूला di/dt, तो हम रख देते हैं 0.5 इंटू 4/0.4। ये कटेगा तो स्क्वायर लगेंगे। मेरे पास तो आंसर आ रहा है 50 वोल्ट, जो कि आंसर सही है। 50 वोल्ट इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। A square sheet A is lying parallel to xy plane at z is equals to A. The electric field in the region E is equals to cz square k. The electric flux through the sheet is, तो फाई की हमारे पास में इक्वेशन है E डॉट A, और इसे लिख सकते हैं A cos थीटा। ठीक है, और पैरेलल टू है एक्स एक्सिस के, पैरेलल टू एक्स वाई प्लेन है, तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 डिग्री। तो यहाँ से भाई यहाँ से हो जाएगी ई डॉट ए, बस बचेगा ई की वैल्यू है सी जेड स्क्वायर के इंटू ए हो जाएगा ए स्क्वायर। और मैं यहाँ पे के कैप लिख दी, जो गलती आप लोग नहीं करोगे। ठीक है, ये हो जाएगा, और z इज इक्वल्स टू ए भी लिखा है, ये हो जाएगा c इंटू ए टू दी पावर 4, इसमें a रख देंगे। तो यहाँ पर ऐसी कोई इक्वेशन बन रही है क्या, हाँ बन रही है, ऑप्शन ए के साथ में बन रही है c इंटू ए टू दी पावर 4, एंड दिस इज द करेक्ट आंसर। काफी अच्छा क्वेश्चन है। द थ्री चार्जेस Q माइनस Q एंड Q0 आर प्लेस्ड एज शोन, द मैग्नीट्यूड ऑफ नेट फोर्स ऑन द चार्ज Q0 विल बी। देखो इस Q के वजह से जो फोर्स लगेगा वो इस तरफ लगेगा, ठीक है, और इस वाले Q की वजह से माइनस है और ये प्लस है। ठीक है, तो Q0 की वजह से Q पे जो फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन पे लगेगा। तो हमारा नेट फोर्स होगा, जिसने भी बनाया, जिसका भी क्वेश्चन पेपर है काफ़ी अच्छे से बनाया है, ये हो जाएगा एफ नेट। ठीक है, अब नेट फोर्स हम कैसे निकालते हैं, रिजल्टेंट लेके, है ना। दिस इज एफ इज इक्वल्स टू अंडर रूट F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर। ठीक है, तो अंडर रूट F1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, दोनों सेम है तो मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ 2F1 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा √2F1। ठीक है, वैल्यू रख लेते हैं √2 इंटू के Q1 Q इंटू Q0, सॉरी Q0 अपॉन क्या R स्क्वायर, और दोनों के बीच का डिस्टेंस है a, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर।
देखें ये है क्या वैल्यू, √2 इंटू के क्यू नॉट, के क्यू नॉट अपॉन ए स्क्वायर, करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 8th क्वेश्चन देखते हैं। अ 3 nanocoulomb charge q is initially at rest at a distance of r1 10 centimeter from a 5 nanocoulomb charge q fixed at the origin. The charge q is moved away from q to the new position at r2 is equals to 15 centimeter. In this process work done by the field is। काफी अच्छा क्वेश्चन है, चलो देखो गाइस तो कैसे करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखते हैं गाइस, सबसे पहले तो यहाँ पे देखते हैं गाइस कि अ 3 nanocoulomb चार्ज इज इनिशियली एट रेस्ट, ठीक है। इनिशियली जो है रेस्ट पे है, कोई एक ए पॉइंट है, ये ए पॉइंट मान लेते हैं, जहाँ पे 3 नैनोकुलम का चार्ज है। इनिशियली एट रेस्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ r1 फ्रॉम अ 5 नैनोकुलम, ठीक है। इसको यहाँ पे इसको बी पॉइंट ले लेते हैं। ये है कितना, 5 नैनोकुलम। चार्ज q इज फिक्स्ड एट द ओरिजिन। द चार्ज q इज मूव्ड अवे फ्रॉम q, ये ओरिजिन पे है, ठीक है। ये q चार्ज है, ये ओरिजिन पे है, प्लस q, कैपिटल q चार्ज। q इज मूव अवे फ्रॉम q, यहाँ पर ये जो है ना, हाँ, यहाँ पे ये जो है q चार्ज है एंड q इज अवे फ्रॉम द न्यू पोजिशन टू r2 एट 15 डिस्टेंस। मतलब ये जो c है, तो हम लोग q चार्ज ले लेते हैं, दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है ये कितना, 15 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये दोनों के बीच का डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर, ठीक है, जो कि हो जाएगा 0.1 मीटर और ये हो जाएगा 0.5 मीटर, ठीक है। इन दिस प्रोसेस वर्क डन बाय द फील्ड इज, इन दिस प्रोसेस वर्क डन बाय द फील्ड इज, ठीक है। ये डायग्राम मैंने बना दिया, इसमें हमको वर्क डन निकालना है, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम निकालेंगे इसमें यूए, मतलब पोटेंशियल एनर्जी एट ए, पोटेंशियल एनर्जी एट बी, और फिर यूए माइनस यूबी करेंगे तो टोटल वर्क डन आ जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है के क्यू वन क्यू टू अपन आर स्क्वायर। तो मैं के क्यू वन क्यू टू की वैल्यू को मल्टीप्लाई करूंगी, क्यू वन क्यू टू 3 5 ज़ा 15 इंटू 10⁻⁻18 अपॉन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है 0.1 का होल स्क्वायर, ठीक है। सॉरी यहाँ पे स्क्वायर नहीं आता, स्क्वायर नहीं आता, पे आता है सिर्फ आर, ठीक है। फिर वैसे यू भी निकालेंगे, दिस विल बी इक्वल टू के इंटू 5 इंटू क्यू होगा। तो यही जो चार्जेस होंगे वो तो वही होंगे ना, ये जो चार्ज है इतना ही है, तो ये हो जाएगा ये भी 15 टू 10⁻⁻18 अपॉन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या हो गया 0.15। अब यू ए माइनस यू भी करेंगे, तो ये इसमें से के 15 10⁻⁻18 कॉमन आ जाएगा, तो बचेगा क्या 1/0.1 माइनस 1/0.15, है ना। तो ये हो जाएगा, चलो सॉल्व करें। पे आएगा 15 इंटू 10⁻⁻18 इंटू आएगा 0, आएगा 0 और 3 के बाद 3 के इंटू 10⁻⁻18 टू 150 माइनस जाएगा 50/15 जा 10 जा, और 10/3 ये जाएगा 3 1 जा 3 5 जा 5 इंटू 9 इंटू 10⁻9 इंटू 10⁻⁻18 और +1 हो जाएगा -17, 45 इंटू 10⁻17 -9 कितना हो जाता है 10 11 12 13 14 15 16 17।
8। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा -8 और इसका आंसर्स क्या है देखते हैं सोल्यूशन ऑप्शंस में। 4.5 देखो नेगेटिव तो मेरे ख्याल से नहीं होगा, इसका आंसर है पॉजिटिव वाला 4.5। डेसिमल को इधर लेके आ जाएंगे तो -7 हो जाएगा। तो आंसर करेक्ट ऑप्शन इज डी, 4.5 इंटू 10⁻⁻7 जूल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। A car battery is charged by 12 volt supply, energy stored in it is this. The charge passed through the battery is, को चार्ज निकालना है। ठीक है, क्या क्या है चलो देखते हैं। हमारे पास में क्या है, V है, V है हमारे पास में, और हमारे पास W है। ठीक है, तो हम ये जानते हैं वर्क डन का एक फॉर्मूला होता है, वर्क डन इज इक्वल्स टू चार्ज इंटू पोटेंशियल। चार्ज इंटू पोटेंशियल होता है, तो Q विल बी इक्वल टू W अपॉन V। वर्क डन की वैल्यू है 7.2 इंटू 10⁻5 अपॉन V की वैल्यू है 12। यहाँ पे इसको ज़ीरो लगा देंगे, और या फिर चलो ऐसे कर लेते हैं, 12 10 जा 12 60, 12 6 जा 72, और 6 ऐसे करते हैं इसे, 6 इंटू 10⁻5 और नीचे से 1 आ जाएगा, तो ये 6 इंटू 10⁻4। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Straight conducting rod of length L and mass m is suspended in a horizontal plane by a pair of flexible strings in a magnetic field of magnitude B. To remove the tension in the supporting string, the magnitude of the current in the wire is. तो देखो गाइस, क्या है कि एक स्ट्रेट कंडक्टिंग रॉड है, मान लेते हैं रॉड है, ठीक है, ऑफ लेंथ L एंड मास में सस्पेंडेड इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन बाय फ्लेक्सिबल, एक ऐसे फ्लेक्सिबल किसी पे ये सस्पेंडेड है, तो द टू रिमूव द टेंशन इन द सपोर्टिंग स्ट्रिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट इन द वायर इज। देखो गाइस, इसमें एक फोर्स जो लग रहा होगा वो अपवर्ड्स लग रहा होगा, है ना, और एक फोर्स जो लग रहा होगा वो डाउनवर्ड्स mg लग रहा होगा। तो मैं यहाँ से ये लिख सकती हूँ F इज इक्वल्स टू mg, फोर्स का एक फॉर्मूला होता है, और एक फोर्स का फॉर्मूला होता है F इज इक्वल्स टू आई एल। बी आई एल, जब मैं दोनों को इक्वेट कर दूंगी एम जी इज इक्वल्स टू बी आई एल, तो यहाँ से मुझे इसकी वैल्यू मिल जाएगी, आई विल बी इक्वल टू एम जी अपॉन बी एल। देखो एम जी अपॉन बी एल कहाँ है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। द कांस्टेंट करंट इज फ्लोइंग थ्रू अ सोलेनॉइड, एन आयरन रोड इज इंसर्टेड इन द सोलेनॉइड अलोंग इट्स एक्सिस, तो व्हाट इज द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्रीज। इसमें से कौन सी ऐसी चीज़ें जो इंक्रीज नहीं होगी। तो देखो गाइज, जब कभी भी कोई सोलेनॉइड में कोई भी आयरन रॉड हम इंसर्ट कर रहे हैं, तो उसका जो करंट होता है वो डिक्रीज होता है, ड्यू टू विच जो होता है ना विल नॉट इंक्रीज। में से कौन सी चीज़ें जो इंक्रीज नहीं होगी, तो मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर इंक्रीज होगी, मैग्नेटिक फ्लक्स भी इंक्रीज होगा, सेल्फ इंडक्टेंस भी इंक्रीज होगा, रेट ऑफ हीटिंग जो होगी वो डिक्रीज हो जाएगी। क्यों होगी, क्योंकि करंट जो है उसे अपोज करने के लिए कम होगा, तो रेट ऑफ हीटिंग जो होगी वो डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अ सर्किट इन कनेक्ट इज कनेक्टेड टू एन एसी सोर्स ऑफ वेरिएबल फ्रीक्वेंसी। A circuit is connected to an AC source of variable frequency. As the frequency of the source is increased, the current first increases and then decreases. Current जो है पहले increase हुआ फिर decrease हुआ। Which of the following combination of the element is likely to comprise the circuit? तो देखो गाइज, ऐसी वाली सिचुएशन किस में आती है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्राइज, ऐसी वाली सिचुएशन एक ग्राफ बनता है, याद होगा आपको। तो आगे अभी हम जो वीडियो भेज डालने वाले हैं, अपलोड करने वाले हैं नाडोज में, वो कुछ ऐसी आएगी जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि एक ग्राफ बनेगा जिसमें LCR सर्किट जब होता है तब ऐसे वाली ग्राफ बनती है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा LCR सर्किट। ठीक है, इफ N, E, tau and M have their usual meaning, then resistance of a wire of length L and area of cross section A is given by। याद करो गाइज, बहुत लेटेस्ट वीडियो अपलोडेड है, R इज इक्वल्स टू M
L/N/E² A टॉ। ये जो इक्वेशन आती है हमारी, ये आती है जब हम रिलेशन निकालते हैं करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के टाइम पे, है ना। तो ये वाली इक्वेशन आती है और काफ़ी इजी सा क्वेश्चन है। इसमें हमको दिख रहा है ml/ne² टॉ, ऑप्शन बी है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अब आता है प्रोटॉन एंड एन अल्फा पार्टिकल मूव इन सर्कुलर ऑर्बिट इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, देयर स्पीड्स आर इन द रेशियो 9:4. V2 is equals to 9:4. The ratio of the radii of their orbit rp upon r alpha is, एक प्रोटॉन है और एक अल्फा पार्टिकल है, सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहे हैं। देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो जब कभी भी कोई प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल होते हैं, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड दोनों की, चार्ज अगर इसका क्यू होता है तो इसका 2q होता है, और अगर इसका मास होता है, इसका मास क्या हो जाएगा, इसका मास हो जाएगा 4m। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में ये तो आ गया हमारे पास में, बी Q2Q 4m और m मासेस है। V1:V2 पता है, हमको निकालना है R1/R2। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो इसके लिए हम एक, हमारे पास फॉर्मूला होता है, तो फॉर्मूला होता है क्या, m1v1 B1Q1, ये R1 निकालने के लिए, ठीक है। R2 निकालने के लिए भी सेम, M2V2 अपॉन B2Q2। ठीक है, तो जब हम इसे रखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे जब हम इसे वैल्यू को रखेंगे तो ये हो जाएगा R1/R2 करेंगे बेसिकली। ठीक है, क्या बनेगा, M1V1 अपॉन B1Q1 इंटू, ये वाला डिनोमिनेटर अपवर्ड चला जाएगा, B2Q2 अपॉन M2V2। ठीक है, अब मास ऑफ ऑब्जेक्ट 1 था m, v था, वेलोसिटी कितना था 9, है ना, वेलोसिटी v1 9 था हमारा, अपॉन b1 कितना था b, इंटू q1 कितना था q, इंटू b2 क्या था, तो b ही था, q2 क्या था 2q, अपॉन m2 क्या था 4m, v2 क्या था 4। यहाँ से m इंटू v1 9, b इंटू ये जो है ये q है। ठीक है, जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, Q से Q कटेगा, B से B कटेगा, M से M कटेगा, और 9 × 2 18 अपॉन, ये क्या था B2 4, 4 4 ज़ा 16। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है हमारे पास में, 8 ज़ा 9 ज़ा 9:8 का रेशियो आ रहा है R1:R2 का, है क्या यहाँ पे, ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है गाइस, तो ऑप्शन डी आ गया हमारा सही आंसर, 9:8। R1:R2 जो है हमारा क्या है, 9:8। आगे बढ़ते हैं, चलो। A coil of area 100 centimeter square is kept at an angle of 30 degree with the magnetic field of 10 to the power -1 Tesla। ठीक है, द मैग्नेटिक फील्ड इज रिड्यूस टू 0 इन 10 to the power 4 - 4 सेकेंड, द इंड्यूस्ड ईएमएफ ऑफ द कॉइल इज। तो यहाँ पे गिवन क्या क्या वो लिखते हैं, हमारे पास में एरिया गिवन है, थीटा गिवन है, और मैग्नेटिक फील्ड भी गिवन है ना। तो हमारे पास इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला होता है d∅/dt। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं d/dt बी ए cos थीटा। वैल्यू रखते हैं, b की वैल्यू कितनी है हमारे पास में, a तो कांस्टेंट है, बाहर ही रहेगा, b की वैल्यू कितनी है, हाँ 10 to the power -4 इंटू a की वैल्यू है 100 इंटू कॉस कितना है, कॉस 30 डिग्री। ठीक है, अच्छा यहाँ पे जो एक लॉजिक है, ये गड़बड़ी हम अक्सर आप लोगों ने की होगी, लेकिन ये कॉस 30 डिग्री नहीं होगी, ये हो जाएगा यहाँ से कॉस 60 डिग्री। अब पूछो कैसे, तो ऐसे कि कॉइल जो है 30 डिग्री पे रखा है मैग्नेटिक फील्ड के, विद द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड है, एक कॉइल रखा है, कॉइल मैग्नेटिक फील्ड के 30 डिग्री में रखा है, कुछ ऐसा। ठीक है, ये 30 डिग्री, तो यहाँ का 30 भी तो ऐड होगा, 30 + 30 यहाँ पे हो जाएगा 60 डिग्री। और जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा
5√3 वोल्ट। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए। ठीक है गाइज, चलो पढ़ते हैं आगे। A resistor 15 ohm, a 15 ohm resistor and 18 mH inductor capacitor C are connected in series with 50 Hz AC. So if the source voltage and current in the circuit are in phase, then voltage of capacitance is given। क्या क्या हमारे पास में देखो, R की वैल्यू गिवन है, R की वैल्यू गिवन है, और 80 mH इंडक्टर, ठीक है, मतलब कि L की वैल्यू भी गिवन है, और यहाँ पर से हम देखें तो फ्रीक्वेंसी भी गिवन है। हमें निकालना है वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस, हमें सी निकालना है। तो इन कौन से वाले सर्किट, इन द फेज, जब फेज सर्किट आर इन फेज, जब फेज में होते हैं तब एक्स इज इक्वल्स टू एक्स सी होता है। तो हमें सी निकालना है गाइस। इसमें सी की वैल्यू हमें पता नहीं है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू 1/2 पाई अंडर रूट क्या होता है, एल इंटू सी। ठीक है, रूट के अंदर एल होता है बस, ठीक है, एफ इंटू अंडर रूट एल इंटू सी, सी इधर चला जाएगा, 1/2 पाई एफ इंटू रूट एल। ठीक है, तो क्या बनेगा, यहाँ से सी विल बी इक्वल टू 1/2 पाई, एफ की वैल्यू गिवन है 50 इंटू एल की वैल्यू है 80 इंटू 10⁻³ ठीक है, और जब हम इसे सॉल्व करेंगे ना, जब तुम इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे, यही इक्वेशन आएगी, 2 पाई 50 इंटू अंडर रूट 80 इंटू 10⁻³ तो जब तुम सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आएगा 127 म्यूसी। ठीक है, मैं इसे अभी ज़्यादा सॉल्व नहीं कर रही, काफ़ी टाइम टेकिंग हो जाएगा, क्योंकि अगर ऐसा करेंगे तो काफ़ी लंबा इसका सोल्यूशन कैलकुलेट ही करते रह जाएंगे, आप इसको खुद कर कैलकुलेट करोगे और ये इक्वेशन बनेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Four objects W, X, Y, and Z are each with charge plus Q are held at 4 points of the square of side D shown. Object X and Z are on the midpoint of the side of the square. The electrostatic force exerted by object W on X is F. यहाँ पे force on X due to W is F. ठीक है, then magnitude of the force exerted by W on Z. W on Z निकालना है। ठीक है, दोनों के बीच का डिस्टेंस a/2 है, और अगर मैं इसे ऐसे ऐड कर दूँ, मतलब ज्वाइन कर लूँ, तो ये तो a है, ठीक है, ये a/2 है, ये क्या है, r है, तो r की इक्वेशन हो जाएगी मेरी, r² विल बी इक्वल टू a² प्लस a²/4, हो जाएगा 4a² प्लस a² हो जाएगा 5a²/4, ये r² की वैल्यू है। ठीक है, मुझे यहाँ पे जो है फोर्स निकालना है। ठीक है, यहाँ का भी फोर्स क्या हो जाएगा, Q/R² होगा, और यहाँ पे भी है जो फोर्स F इज इक्वल्स टू, यहाँ पे जो फोर्स लगेगा वो क्या हो जाएगा, K इंटू क्या हो जाएगा, Q² दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, a/2 है ना, तो ये हो जाएगा a² इंटू 2 जो होगा ऊपर चला जाएगा, तो हो जाएगा 2², वो हो जाएगा 4, यानी इसे हम लिख सकते हैं 4kQ²/a²। तो यहाँ पे हमको फोर्स निकालना है, F इज इक्वल्स टू KQ/R², तो K इंटू Q क्या है, दोनों का सेम ही है, तो यहाँ पे आ जाएगा यहाँ पे हो जाएगा Q², चलो यहाँ लिख लेती हूँ मैं, F विल बी इक्वल टू KQ²/R² का मैंने फॉर्मूला 5a² इंटू 4। ठीक है, ये r² का मैंने इक्वेशन लेके आया था ना यहाँ पे f की वैल्यू क्या हो जाएगी, F विल बी इक्वल टू, देखो यहाँ से अगर हम देखें, यहाँ से देखें 4kQ²/a², मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ 4kQ²/5a², जिसमें से
ये 4k² अपॉन a स्क्वायर जो है वो ये वाला फोर्स है। तो मैं F इज इक्वल्स टू, ये एफ डैश ले लेते हैं, इज इक्वल्स टू F/5 ले सकती हूँ। इसका आंसर, करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, F/5। ठीक है गाइज, तो ये आगे बहुत इजी सा क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा लॉजिक लगाना था। आगे बढ़ते हैं। टू सोर्स ऑफ EMF, equal EMF are connected in series. The two combination is, this combination is in turn connected to an external resistance R. The internal resistance of the two source are R1, R2, in which R1 is greater than R2. If the potential difference across the source of internal resistance is R2, internal resistance R2 is 0, then R equal to, ऑब्वियस सी बात है गाइज, ये वाला भी बहुत थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन। इसका आंसर है R2 माइनस R1। जब मैं इस क्वेश्चन को आप लोग को वीडियो में कराऊंगी तो मैंने उधर भी, उस वीडियो में मैंने वो रिकॉर्डेड है, आपको शो हो जाएगा बहुत जल्दी। ठीक है, तो यहाँ पर जो होगा R2 माइनस R1 वुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? द टेंजेंट एट अ पॉइंट ऑन अ मैग्नेटिक फील्ड लाइन रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट। तो गाइस देखो, इसमें बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, हम पढ़े हैं इसको, पढ़ते आ रहे हैं बल्कि। मैग्नेटिक फील्ड लाइन डू नॉट form closed loop, no. Magnetic field lines start from north pole and end at south pole, नहीं. The tangent at the point on the magnetic field line represent the direction of the magnetic field at that point. और यही जो है आप हमारा ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन नेवर इंटरसेक्ट कर, ये भी गलत है। अब देखो, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ए एंड बी ऑफ द नेटवर्क शोन इन द फिगर इज, हमको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो ये देखो, यहाँ पे मैं जिसका भी क्वेश्चन पेपर है उसने क्रॉस भी किया है। क्या करेगा, ये सर्किट शॉर्ट सर्किट करेगा और सिर्फ यही यही घूमेगा। तो देखो, ये सीरीज में कनेक्टेड है, R+R इक्वल टू 2R। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी। The bar magnet has a magnitude dipole moment m. Initial position is parallel to the direction of uniform electric field B. In this position, the magnitude of the torque and the force acting on it respectively are. तो देखो गाइज, यहाँ पे टॉर्क निकालना है हमको, फोर्स निकालना है। तो बार मैग्नेट और डाइपोल इनिशियल पैरेलल है, तो टॉर्क होता है P sin थीटा, जिसमें थीटा विल बी इक्वल टू 0 क्योंकि पैरेलल है। तो टॉर्क तो हमारा 0 हो जाएगा और फोर्स इक्वल एंड अपोजिट होने की वजह से कैंसिल हो जाएगा। तो इसका आंसर है 0 0। या इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी। क्या हो रहा है भाई? ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो देखो गाइस, इसमें जो है 2 चार्जेस हैं, है ना। 14 म्यूसी है, एक -4 म्यूसी है। एक 14 म्यूसी है, एक -4 म्यूसी है। दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है 0.24 मीटर हो जाएगा। -12 सेंटीमीटर और एक +12 सेंटीमीटर, दोनों के बीच का डिस्टेंस, इधर का 12 उधर का 12 मिलकर 24 सेंटीमीटर हो जाएगा। और मीटर में करेंगे तो 0.24 मीटर हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू B/R², इसमें B की वैल्यू है 1.2 × 10⁶ न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये जो वैल्यू है हमारे काम की अभी नहीं है, इसमें एक्स्ट्रा दिया हुआ है ताकि हम कंफ्यूज हुए। अब बोल रहा है कि इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, इसमें एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, इलेक्ट्रिक फील्ड में ही रखा है। तो R इन मीटर द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, तो एक पोटेंशियल एनर्जी जो लगेगी, दिस विल बी K/Q1 Q2 अपॉन R प्लस यहाँ पे जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके वजह से Q1 पे इफेक्ट और Q2 पे इफेक्ट, तो ये हो जाएगा Q1V/R। ठीक है, सॉरी इसमें R नहीं आएगा, बस Q1V प्लस Q2V। और इसमें जब आप वैल्यू रखेंगे तो आपको अपनी फाइनल मिल जाएगी आंसर। मैंने जो कैलकुलेशन किया उसमें मुझे 2.1 जूल आ रहा है,
बट आई एम नॉट श्योर एज दैट मच। हाँ, लॉजिक तो यही है, लॉजिक तो यही लगेगा इसमें कि हमारा जो टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है जो यही वैल्यू आएगी। बट आप खुद इसे एक बार इसमें वैल्यूज रख के सॉल्व करके आंसर निकाल के कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। A 300 ohm resistor and a capacitor of 25 by 5 mu farad are connected in series to a 200 volt 50 hertz AC source. The current in the circuit is। ये क्वेश्चन गाइस देखो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग नहीं था। हमको करंट निकालना था। करंट होता है एक ये जो RMS सर्किट होता है तो होता है VRMS अपॉन अंडर रूट XC का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, जिसमें से ये हो जाएगा हमारा 0 और ये हो जाएगा VRMS अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा VRMS अपॉन आर। बहुत इजी सा क्वेश्चन था गाइस, इसको बिना सॉल्व किए भी हम निकाल सकते थे। तो VRMS की वैल्यू थी हमारे पास 200 अपॉन 300, आर की वैल्यू कटता तो यहाँ पे क्या बचता, 0 पॉइंट कितना हो रहा है 2 3 6 3, तो 0.6 एम्पियर। तो इसका करेक्ट आंसर है 0.6 एम्पियर। चलो आगे बढ़ते हैं। ट्रांसफार्मर इज लैमिनेटेड टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ क्या, ये तो एकदम इजी सा क्वेश्चन है गाइस, थ्योरेटिकल क्वेश्चन बिल्कुल भी, एडी करंट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं असर्शन रीजन, माय फेवरेट पार्ट। चलो देखते हैं। A negatively charged negative charge in an electric field moves along the direction of the electric field. Negative charge in the a negative charge in an electric field move along the direction of the electric field. और दूसरा क्या बोला, on a negative charge a force act in the direction of the electric field। तो इसमें क्या आपको लग रहा है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, दोनों में क्या सही है क्या गलत है। यहाँ तो मुझे असर्शन ही गलत दिख रहा है, नेगेटिव चार्ज इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड मूव अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, नो। तो जब पहला ही गलत है तो रीजन में जाना है क्यों है, ए इज रॉन्ग। इसका है ऑप्शन डी। फिर आगे बढ़ते हैं। द पोल्स ऑफ अ बार मैग्नेट कैन नॉट बी सेपरेटेड, मैग्नेटिक मोनोपोल्स डू नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। तो इसमें अगर मैं देखूं तो मुझे जो है यहाँ पे दोनों ही जो है बोथ ही एंड आर ट्रू, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ऑप्शन होगा ए पार्ट, ठीक है। व्हेन द रेडियस ऑफ करंट कैरिंग लूप इज डबल्ड, जब रेडियस ऑफ द करंट कैरिंग लूप इज डबल्ड इट्स मैग्नेटिक मोमेंट बिकम्स 4 टाइम्स। तो जब रेडियस ऑफ द करंट कैरिंग लूप इज डबल, रेडियस डबल होता है तो मैग्नेटिक मूवमेंट बिकम्स 4 टाइम्स, ये तो ठीक है, लेकिन द मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ द करंट कैरिंग लूप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ द लूप, नो। तो ए तो सही है, आर इज फॉल्स, तो यहाँ पे ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स। यहाँ पे अगर देखा जाए हायर रेंज lower is the resistance of an ammeter, higher range lower is the resistance of an ammeter। और बी रीजन दे रहा है टू इंक्रीज द रेंज ऑफ एन एमीटर एडिशनल शंट इज एडेड टू द सीरीज टू इट। मुझे इसका आंसर लग रहा है बोथ ए एंड आर ट्रू, आर इज द नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ऐसा मुझे लग रहा है बी वाला ऑप्शन। तो गाइस यहाँ पे जो है वही है कि करेक्ट तो है असर्शन बट रीजन इज नॉट करेक्ट, तो ए सही है एंड रीजन इज फॉल्स, तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी। और मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे यहाँ कुछ तो मेरी गड़बड़ी हुई है असर्शन रीजन को सेलेक्ट करने में, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि जो ऑप्शन है वो भी सही है, रीजन जो है वो भी सही है। द मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ द करंट कैरिंग लूप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ द लूप, तो यहाँ पे आंसर आएगा बोथ आर करेक्ट। बोथ आर करेक्ट, ठीक है। चलो 49 देखते हैं। A step up transformer cannot be used as a step down transformer. Transformer works only in one direction. मुझे क्लियर कट दिख रहा है assertion reason are true, R is not the correct explanation। okay, दोनों ही सही है लेकिन R is not the exact explanation, ठीक है। आगे बढ़े, चलो। Equipotential at a large distance of a collection of charges whose total sum is not zero are क्या है बताओ। जिस एक ऐसा इक्विपोटेंशियल एट अ लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम फॉर्म अ कलेक्शन ऑफ चार्जेस whose total sum is not zero are obviously spheres। नहीं तो कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। अब इसमें देखते हैं
तो देखो यहाँ पे बोल रहे हैं फोर चार्जेस माइनस क्यू प्लस क्यू आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर्स ऑफ द स्क्वायर ऑफ साइड 2L इन दिस शोन फिगर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द पॉइंट ए मिडवे बिटवीन द टू चार्जेस प्लस क्यू एंड प्लस क्यू इज, इन दोनों के बीच में जो ए पॉइंट रखा है इस पे इक्विपोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पहले हो जाएगा इसके वजह से, फिर इसके वजह से, फिर माइनस क्यू फिर माइनस क्यू। तो ये निकालने के लिए हम इसको पहले मैं तो इसे ज्वाइन कर लूँगी, ठीक है, और इनका डिस्टेंस निकाल लूँगी। ये तो है 2L, ये जो है ये है L। तो भाई पाइथागोरस अगर इसको हम लोग x ले लेते हैं तो एक्स स्क्वायर विल बी इक्वल टू 4L² प्लस कितना L²। दिस विल बी इक्वल टू 5L² x², तो x विल बी इक्वल टू √5L। तो ये जो है डिस्टेंस हो जाएगा √5L। तो हम लोग पहले निकालेंगे प्लस क्यू की वजह से, तो q/L प्लस q/L माइनस q/√5L माइनस q/√5L, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा। फिर उसके बाद में हम क्या करेंगे, इसमें से कॉमन निकाल के सॉल्व करेंगे। तो q/L अगर कॉमन है, कॉमन नहीं लेते, चलो पहले इसको ना तो पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2QL माइनस 2q/√5L। तो इसमें से जो है कॉमन निकाल लेंगे, 2q/L को अगर मैं कॉमन निकालूँ तो 1 माइनस q/√5 बच रहा है, ठीक है, 1 माइनस q/√5। तो जो है आंसर मेरा ये वाला। और हाँ, मैंने के लगाना भूल गई थी मैं, यहाँ पे के जो है सबके साथ में रहेगा, तो यहाँ पे के आ जाएगा और ये हो जाएगा ऐसा, के 2q/L इंटू 1 माइनस 1/√5। ये स्टडी देखते हैं। ये तो सारे थोड़े से बस लॉजिकल क्वेश्चन होते हैं। इन एक्सपेरिमेंट वी सेट अप द सर्किट डायग्राम शोन इन द फिगर गिवन दैट R1 इज इक्वल्स टू 10 ओम, R2 इज इक्वल्स टू, R1 की जो वैल्यू है ये है कितना 10 ओम की, R2 R3 5 ओम के हैं, और R की जो वैल्यू है यहाँ पे इक्वल टू 0 है, एंड E इज इक्वल्स टू 5, ठीक है। पूछ रहे थे पॉइंट्स विद द सेम पोटेंशियल्स आर, सेम पोटेंशियल की पॉइंट्स कौन कौन से हैं। देखो देखो जहाँ पर हमको दोनों के बीच में जो वैल्यूज दिख रही है, मतलब हमको पोटेंशियल की वैल्यू निकालनी है, द पॉइंट्स विद द सेम पोटेंशियल। तो देखो यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन है B C और D, बीच में रेजिस्टेंस आ गया, पोटेंशियल चेंज हो गया। फिर बोल रहा है F H और G, इनके बीच में कोई पोटेंशियल कोई रेजिस्टेंस नहीं दिख रहा, तो मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि शायद यही हो सही आंसर। फिर भी देख लेते हैं, D E F रेजिस्टेंस आ गया, A B J रेजिस्टेंस आ गया, आंसर गलत हो गया। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है ये वाला, FH J, क्योंकि दोनों के बीच में रेजिस्टेंस नहीं तो पोटेंशियल की वैल्यू सेम होगी। करंट थ्रू ब्रांच BG इज, BG में कितना करंट फ्लो हो रहा है। तो यहाँ करंट निकालने के लिए देखो क्या करेंगे, यहाँ से जो है एक करंट फ्लो करवाएंगे और यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट करवाएंगे। चलो देखो यहाँ करते हैं, यहाँ से एक करंट फ्लो हुआ, जो कि ये x फ्लो हुआ, ठीक है, यहाँ पर I आ गया और यहाँ पर x माइनस आ गया। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो I इंटू 10, ये हो जाएगा 10I, प्लस यहाँ से इधर जाएगा तो ये तो 0 हो गया, इज इक्वल्स टू 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो I विल बी इक्वल टू 5/, ये जो 0 तो 0 हो गया, 5/10 दैट इज 0.5 एम्पियर, ठीक है। देखो है क्या ऑप्शन में, 1/2 एम्पियर, करेक्ट ऑप्शन इज 1/2। पावर डिसिपेटेड इन R1 में कितना पावर डिसिपेट हो रहा है। तो बस हमारे पास पावर का फॉर्मूला है, P इज इक्वल्स टू I²R, I की वैल्यू है 1/2 का स्क्वायर इंटू R कितना है, R की वैल्यू है 10, 1/4 इंटू 10, ये 4 1 जा 4 2 जा 8.2 बचेगा 0, 2.5 आ रहा है मेरा तो आंसर। इसमें है क्या ऑप्शन, ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R3 में हमको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, ठीक है, निकालते हैं। तो हम क्या करेंगे, ये बड़ा वाला लूप लेंगे, ठीक है, होगा। देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये वाला लूप लेंगे, ये वाला, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5 इज इक्वल्स टू, यहाँ से कर x माइनस आई की वैल्यू 0.5 तो x माइनस 0.5 इंटू पहला वाला R2 हो जाएगा 5, प्लस यहाँ पे भी वही होगा 5 इंटू 0.5, सॉरी ये नहीं होगा, x माइनस 0.5, ठीक है,
तो ये हो जाएगा, ये यहाँ से 5 को कॉमन लेंगे तो ये कट जाएगा, बचेगा 1 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 को अगर हम कॉमन लेते तो बचता क्या, x माइनस 0.5 प्लस एक्स माइनस 0.5, ठीक है। तो ये हो जाता 1 इज इक्वल्स टू 2x माइनस 0.5 माइनस 0.5 हो जाएगा 1, ठीक है। तो 2x माइनस 1 इधर जाएगा तो प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2, एक्स इज इक्वल्स टू 1। तो x की वैल्यू 1 आ रही है हमारे पास में, है ना। और तो यहाँ से है ये, खैर मैंने कुछ एक्स्ट्रा कर दिया, डायरेक्ट भी अगर हम निकालेंगे, क्या बोला है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R3 में जो है V विल बी इक्वल टू I जो है फ्लो हो रहा है उसमें भी 0.5, ठीक है। नहीं नहीं सॉरी, ये तो सही किया मैंने जो किया, यहाँ पे तो ज़रूरी था, 0.5 ही फ्लो हो रहा है, पर कैसे हो रहा है, x माइनस आई, एक्स की वैल्यू 1 आई की वैल्यू 0.5, तो 1 माइनस 0.5 0.5, और इंटू आई ये हो गई हमारी, इंटू आर, आई की वैल्यू हो गई 0.5 इंटू आर की वैल्यू हो गई 5, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 1/2 कर लेती हूँ मैं, ठीक है, क्योंकि 5/10 करेंगे 1/2 तो ये जाएगा 2.5, तो वी विल बी इक्वल टू 2.5। इसका आंसर है हमारे पास में 2.5। तो गाइज ये थे इन क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस, होपफुली आप सबको समझ आया होगा, चला गया, ठीक है। और मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप सब ने भी यही सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किया होगा और अभी भी आप लोग को समझ आया होगा आंसर की से आप इससे मैच कर सकते हो, जो मैंने आपको जो सोल्यूशन दिया इसके साथ में आप बिल्कुल बिल्कुल मैच कर सकते हो। एंड गाइज और भी इससे रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी हो, इससे इनकी टॉपिक से रिलेटेड आपको आगे और पढ़ना हो, देन ईच एंड एवरी क्वेश्चन, ईच एंड एवरी द सिलेबस, जो जितने भी जो हमारे मटेरियल है ना, स्टडी मटेरियल इज अवेलेबल इन द नाडोज। आप प्लीज़ वेबकोडिंग की वेबसाइट में जाइए, नाडोज में लॉग इन करिए, और उसके बाद आपको हर चैप्टर के जो है मटेरियल, आपको स्टडी मटेरियल विथ वीडियो एक्सप्लेनेशन, आपको हर चीज़ मिलेगा, और एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी मिलेंगे जिससे आपके कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।